जय हिंद बच्चों, मेरा नाम शिवम जैन। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द मास्टर्स बैचलर्स फिज़िक्स में, जहां आपको कंटेंट के साथ साथ यह भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख कर आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देखकर अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आइए उसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्लास 12th यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट के एक और नए इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है एसी सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस इन सीरीज, या फिर इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज सीरीज LCR सर्किट। और मैं कहूँ तो ये टॉपिक हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, यानी कि बोर्ड के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कुछ ना कुछ हमेशा पूछा जाता है। तो ये टॉपिक कहें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हैं। तो आज का इतना तो हमें क्लियर हुआ कि आज का जो हमारा सेशन होने वाला है ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। साथ ही आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक की एक ऐसे टिप्स दे दूंगा, एक ऐसी टिप्स बता दूंगा जिसको करने के बाद आपको इस चैप्टर की इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और ये वीडियो करने के बाद अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिल जाए या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिल जाए तो आप तुरंत उसको क्लिक कर कराओगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और बिल्कुल ध्यान से देखें। बात करें सीरीज LCR सर्किट की, देखो इसमें हमें करना क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। इस सीरीज LCR सर्किट में हम क्या करेंगे, इस सर्किट में हमारे पास 3 तरह की रुकावटें होंगी। एक का नाम होगा हमारा R यानी कि रेसिस्टर, और वो रेसिस्टर कैसे होता है, कुछ इस तरह से होता है। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये होता है हमारा रेसिस्टर जो रेसिस्टेंस को प्रोवाइड कराता है। एक रुकावट होती है हमारी कैपेसिटर, वो क्या होता है, वो होता है हमारा कुछ ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा कैपेसिटर। ये क्या करता है, ये भी हमारे रुकावट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। और एक होता है आपका L यानी कि इंडक्टर, यानी कुछ इस तरह से, ये होता है हमारा इंडक्टर। तो हमारे पास 3 तरह की रुकावटें हैं। एक है हमारे पास रेसिस्टर यानी कि R, एक है हमारे पास कैपेसिटर यानी कि C, और एक है हमारे पास इंडक्टर यानी कि L। अगर बात करें रेसिस्टेंस जो रुकावट को प्रोड्यूस करता है उसका नाम होता है रेसिस्टेंस। ऐसी कैपेसिटर जो रुकावट को प्रोड्यूस करता है वो होता है कैपेसिटेंस। और जो हमारा L यानी कि इंडक्टर होता है वो करता है रुकावट को प्रोड्यूस इंडक्टेंस, ठीक है ना। कुल मिला के इसकी रुकावट रेसिस्टेंस, इसकी रुकावट कैपेसिटेंस और इसकी रुकावट इंडक्टेंस। अभी आपको अगर याद हो तो इससे पहले जो सेशंस आपके पास अवेलेबल है इसी प्लेलिस्ट के अंदर, उसके अंदर हमने 3 वीडियोस में 3 टॉपिक कवर करे हैं। कौन कौन से करे हैं, एक तो करा है आपने एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेसिस्टर, दूसरा करा है एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर, और एक करा है आपने एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। और उन तीनों में आपने कंक्लूजन देखा है क्या, कि जब हम एक ऐसा सर्किट लेते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर लगा होता है तो उसमें करंट और ईएमएफ की इक्वेशन क्या आती है, करंट की इक्वेशन आती है, ईएमएफ की होती है E0 sin ओमेगा टी, और करंट आता है I = I0 sin ओमेगा टी। तो कुल मिला के वहाँ पे आपने ये कंक्लूजन देखा था। जब आपने कैपेसिटर को यूज़ किया था तो कैपेसिटर में आपने कंक्लूजन देखा था कि E होता है E0 sin ओमेगा टी और I होता है आपका I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2। ये आपने कैपेसिटर वाले केस में देखा था। और अगर इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में आपने देखा था कि E होता है हमारे पास E0 sin ओमेगा टी और I होता है हमारे पास I0 sin
ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो ये आपने वहाँ पे कंक्लूजन देखे थे कि रेसिस्टिव सर्किट में दोनों साथ साथ चलते हैं, यानी कि जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अगर बात करें कैपेसिटिव की, तो कैपेसिटिव में जो होता है करंट क्या होता है, पाई बाय 2 एंगल आगे चलता है, यानी करंट क्या होता है, प्लस पाई बाय 2 एंगल आगे रहता है। और अगर बात करें इंडक्टर की, तो इंडक्टर में करंट क्या होता है, पाई बाय 2 एंगल पीछे चलता है। तो ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक इन 3 वीडियोस को नहीं देखा, तो इस टॉपिक को, आज के इस वीडियो को कवर करने से पहले मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप पहले जाकर इन तीनों वीडियोस को कवर करें, जिसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसी के बाद अगर आपको ये कंक्लूजन क्लियर हो जाता है, तो उसी के बाद आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा और उसके बाद आप इस टॉपिक को अपने आप खुद कर जाओगे, इतना मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। तो हमें आज इस टॉपिक में करना क्या, देखो अभी तक तो हमने इन तीनों को अलग अलग लगाया था। अब हमने क्या काम करा, अब हमने इन तीनों को एक साथ लगा दिया, यानी कि हमने एक ऐसा सर्किट लिया जिसके अंदर इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है और रेसिस्टर भी है, और तीनों एक दूसरे के साथ सीरीज में है, और इन तीनों को लगा दिया हमने एक एसी सोर्स यानी कि अल्टरनेटिंग सोर्स से। तो क्या हुआ, तो हमें वही देखना है कि अगर मैं इस एलसीआर सर्किट, इसका नाम क्या होगा आपका, एलसीआर सर्किट, अगर इस एलसीआर सर्किट में ई की वैल्यू कितनी दे दूं, ई नॉट साइन ओमेगा टी, जैसे आपने इन तीनों में भी ये दे रखा है, देखो ई नोट साइन ओमेगा टी, ई नोट साइन ओमेगा टी, ई नोट साइन ओमेगा टी। तो ऐसे हमने ईएमएफ इसके अंदर भी कितना दिया, ई नोट साइन ओमेगा टी। तो हम इसके अंदर भी ये देखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर करंट की इक्वेशन क्या होगी। जैसे इसमें आई है ना, आई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो इसके अंदर क्या होगा, प्लस पाई बाय 2 होगा, माइनस पाई बाय 2 होगा, या कुछ भी नहीं होगा, या कुछ और होगा। तो ये सब कुछ हमें इस टॉपिक के अंदर कवर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाएंगे, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट क्या लिखेंगे, कंसीडर ए प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस कैपिटल एल, a pure capacitor of capacitance capital C, and a resistor of resistance capital R connected with an alternating EMF which is given by। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने कंसिडर किया हुआ है क्या, एक रेसिस्टर, क्लियर, रेसिस्टर जिसका रेसिस्टेंस कितना है, कैपिटल R। फिर हमने यहाँ पर एक कंसिडर किया हुआ है क्या, इंडक्टर, क्या कंसिडर किया हुआ है, इंडक्टर, यानी कुछ इस तरह से हमने लगाया हुआ है इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस है कैपिटल एल। फिर हमने एक यहाँ पे लगाया हुआ है क्या, कैपेसिटर, कैपेसिटर यानी कुछ इस तरह से जिसका कैपेसिटेंस कितना है, कैपिटल सी। और इन तीनों किस में लगाया हुआ, सीरीज कनेक्शन में लगाया हुआ, और कनेक्ट कर दिया किससे, एक एसी सोर्स यानी कि एक अल्टरनेटिंग सोर्स से, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू आपने लगाई हुई है E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ से करंट जाएगा हमारा सपोज आई नॉट, ये हमारा क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। और हमने सीरीज में एक बात पढ़ रखी है क्या, कि सीरीज में जाने वाला करंट सब में से सेम होता है, वोल्टेज सबकी अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो क्या होगा, इस रेसिस्टर के अंदर जाने वाला करंट यही होगा, इंडक्टर में जाने वाला करंट भी यही होगा, कैपेसिटर में जाने वाला करंट भी यही होगा, लेकिन तीनों करंट, तीनों की वोल्टेज क्या होगी, अलग अलग होगी। और एक बात हमने अभी इनसे पहले एक वीडियो में आपको और पढ़ रखी है क्या, कि जो हमारा रेसिस्टर होता है, उस रेसिस्टर में जो हमारा ई होता है वो होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन करंट कितना होता है, करंट होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही तो होता है। ये किसका है, ये है हमारा रेसिस्टर का। अगर बात करें इंडक्टर की, तो इंडक्टर में आता आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, क्योंकि उसके अंदर क्या करता है, करंट पाई बाय 2 एंगल पी चलता है। ये किसका, ये है इंडक्टर का। अगर बात करें कैपेसिटर की, तो वो होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये किसका था, ये था आपका कैपेसिटर का। तो कुल मिला के यहाँ पे हमें कंक्लूजन मिला हुआ है क्या, कि रेसिस्टर में ईएमएफ और करंट दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। इंडक्टर में करंट जो होता है वो पाई बाय 2 एंगल पीछे चलता है ईएमएफ से, और रेसिस्टर में करंट जो होता है वो पाई बाय 2 एंगल आगे चलता है। तो अगर मैं यहाँ पे मान के चलूँ क्या, कि सपोज दैट कि हमारा इसमें करंट जा रहा है कुछ इस तरह से, किसके अंदर, रेसिस्टर के अंदर करंट जा रहा है आपका, ये रहा आई नॉट। तो जरा बताओगे ईएमएफ किधर होगा, ईएमएफ भी इधर ही होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम होने वाली है। तो ये जा रहा है हमारा वोल्टेज अक्रॉस आर, यानी कि ये क्या हुआ, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, क्योंकि वोल्टेज सबकी अलग अलग होगी, तो मैंने इसकी वोल्टेज का नाम कितना दे दिया, वी आर।
अगर इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में क्या होगा, करंट तो ऐसे ही जाएगा भाई, करंट तो तीनों में सेम जाने वाला है, लेकिन इंडक्टर में करंट क्या होता है, पाई बाय 2 एंगल पीछे होता है। इसका मतलब वोल्टेज पाई बाय 2 एंगल आगे होगी, तो इसकी वोल्टेज कहां पे मिलने वाली है, इससे पाई बाय 2 एंगल आगे, यानी कि ये जा रही है आपकी वोल्टेज अक्रॉस एल, कितने एंगल आगे, पाई बाय 2 एंगल आगे। क्लियर। कैपेसिटर में क्या होता है भाई, करंट तो सीरीज है, तो सीरीज में करंट तो ऐसे भेजना पड़ेगा, लेकिन करंट क्या होता है सीरीज में, सॉरी कैपेसिटर में पाई बाय 2 एंगल आगे होता है, तो यानी कि वोल्टेज कहां होगी, पाई बाय 2 एंगल पीछे होगी, तो वोल्टेज कहां पे मिलने वाली है, इससे पाई बाय 2 एंगल, करंट से पाई बाय 2 एंगल पीछे। ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और वो कितने एंगल पीछे है, पाई बाय 2 एंगल पीछे है। क्लियर भाई। रेसिस्टर में करंट ऐसे जा रहा है तो वोल्टेज भी ऐसे आ रही है, इंडक्टर में करंट ऐसे जा रहा है तो पाई बाय 2 एंगल आगे वोल्टेज चली गई, कैपेसिटर में करंट ऐसे जा रहा है तो पाई बाय 2 एंगल पीछे वोल्टेज चली गई। तो ये हुआ हमारा इसका। तो कुल मिला के ईएमएफ विच इज गिवन बाय, तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी दे रखी है आपने, वो दे रखी है E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर यहां तक। अब क्या होगा, अब तीनों की वोल्टेज क्या है, अलग अलग है, तो उन वोल्टेज की हमें वैल्यू निकालने, कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ पढ़ रखा है ना, V इज इक्वल्स टू आई आर, बस इसी से निकालेंगे। कैसे, देखो जरा ध्यान से। लेट आई नॉट बी द करंट, हमने मान लिया कि इसके अंदर जाने वाला करंट कितना, लेट आई नॉट बी द करंट इन द सीरीज एलसीआर सर्किट एट एनी इंस्टेंट। हमने मान लिया कि इस एलसीआर सर्किट में से जाने वाला करंट कितना, आई नॉट, और सीरीज कनेक्शन है तो सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, करंट तो सबका सेम रहने वाला, तो सबका करंट सेम हुआ, देन द वोल्टेज अक्रॉस आर विल बी, बट वोल्टेज क्या होगी, अलग अलग होगी ना, इसलिए सबसे पहले हम आर की वोल्टेज देख रहे हैं। तो आर की वोल्टेज के लिए क्या करेंगे, वोल्टेज किसकी, रेसिस्टर की, करंट किसका, रेसिस्टर का, भाई करंट तो सबका सेम है, और रेसिस्टेंस किसका, रेसिस्टर का। तो कुल मिला के रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, वो हो जाएगी हमारी वी आर इक्वल्स टू आई नॉट इंटू आर, इक्वेशन नंबर 2। ऐसी इंडक्टर में और कैपेसिटर में कितनी कितनी वोल्टेज होगी भाई, वी आर की जगह वी एल हो जाएगा, वी एल का मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। करंट कितना होगा, करंट तो उतना ही रहने वाला क्योंकि सीरीज कनेक्शन है, और रेसिस्टेंस सॉरी, अब जरा बताओगे इसका इंडक्टर का रेसिस्टेंस कितना होता है, वो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि इंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो होता है इंडक्टिव रेसिस्टेंस, यानी कि XL। तो कितना फॉर्मूला हो जाएगा वोल्टेज का फॉर्मूला हो जाएगा VL इक्वल्स टू आई नॉट इंटू XL। ये किसकी वोल्टेज हुई, ये वोल्टेज हुई हमारी किसकी, इंडक्टर की। ऐसी कैपेसिटर की क्या होगी, कैपेसिटर की होगी VC, करंट तो वही रहने वाला है, लेकिन उसका रेसिस्टेंस क्या होता है कैपेसिटर का, वो होता है कैपेसिटिव रेसिस्टेंस, उसको भी पढ़ चुके हैं हम पहले, और उसका सिंबल होता है XC। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा VC इक्वल्स टू आई नॉट इंटू XC। ये किसका वोल्टेज है, ये वोल्टेज हुआ आपका कैपेसिटर का। कुल मिलाकर ये हुई वोल्टेज किसकी, रेसिस्टर की, ये हुई वोल्टेज किसकी, इंडक्टर की, और ये हुई वोल्टेज आपकी किसकी, कैपेसिटर की। तो तीनों की अलग अलग वोल्टेज आ गई, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे फेजर डायग्राम की बात करूँ तो आपको याद हो तो इससे प्रीवियस वीडियो में जब हमने तीनों सर्किट के बारे में अलग अलग पढ़ा था, एल के बारे में अलग पढ़ा था, सी के बारे में अलग पढ़ा था, और आर के बारे में अलग पढ़ा था, तो उन तीनों के 3 फेजर डायग्राम आए थे, जिसमें आपको फेजर डायग्राम में ये रिप्रेजेंट किया गया था कि अगर ईएमएफ इस डायरेक्शन में तो करंट किस डायरेक्शन में होगा, कितने आगे होगा, कितने पीछे होगा, कितना साथ होगा। तो वही फेजर डायग्राम अगर यहाँ पे बनाने लगे तो फेजर डायग्राम क्या बनेगा, ध्यान से देखना। सपोज करता हूं मैं, क्या ये जा रहा है हमारा वोल्टेज किसका, रेसिस्टर का। कौन जा रहा है, ये जा रहा है वोल्टेज किसका, रेसिस्टर का। अगर वोल्टेज इधर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, करंट की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। क्यों, कि करंट अक्रॉस रेसिस्टर की डायरेक्शन और वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। तो क्योंकि रेसिस्टर वाले सर्किट में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो करंट भी क्या होगा, करंट भी इसी एंगल डायरेक्शन में होगा, यानी कि सपोज किया ये आ रहा है हमारा करंट। क्लियर। अब क्या होगा, अब हमने एक बात पढ़ रखी है क्या, कि जो वोल्टेज होती हैं किसके अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस, वो क्या करती हैं, वो पाई बाय 2 एंगल आगे चलती है करंट से, क्योंकि करंट क्या होता है, इंडक्टर में पाई बाय 2 एंगल पीछे रह जाता है। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे कंक्लूजन हमें मिलता है कि जो वोल्टेज होती है इंडक्टर की, वो करंट से क्या होती है, पाई बाय 2 एंगल आगे चलती है। तो करंट तो ये जा रहा,
इससे एंगल π/2 आगे, तो इससे π/2 आगे हमारा एंगल कौन सा होगा, ये, यानी कि ये होगी हमारी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ये क्या होगी आपकी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, बल्कि थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, अभी बताएंगे क्यों ले रहे हैं। तो ये हुई हमारी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। क्लियर? कितने एंगल आगे है, π/2 एंगल आगे। तो ये हुआ हमारा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर करंट से कितना, π/2 एंगल आगे। अभी अभी आपको एक बात और पढ़ा रखी है, क्या, कि जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होता है वो करंट से π/2 एंगल पीछे होता है। ये भी हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो करंट तो ये जा रहा है ना, इससे π/2 एंगल पीछे, तो इस वो करंट से π/2 एंगल पीछे कहाँ मिलने वाला है, इस करंट से π/2 एंगल पीछे कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। ये क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो कितना एंगल पीछे होगा, ये होगा हमारा π/2 एंगल पीछे। क्लियर? किससे पीछे है, करंट से। तो कुल मिला के जो हमारा वोल्टेज है किसका, इंडक्टर का, वो इस करंट से π/2 एंगल आगे हो गया, और जो वोल्टेज है कैपेसिटर का वो इस करंट से π/2 एंगल पीछे हो गया। ठीक है, अब हमने लगाया हुआ LCR सर्किट, तो इसका एक नेट रिजल्टेंट EMF मिलने वाला है। तो उसका नेट रिजल्टेंट EMF कितना हुआ वो हमने मान लिया, फॉर एग्जांपल ये जा रहा है, दैट इज E0, ये जा रहा है आपका रिजल्टिंग EMF E0 किसका, LCR सर्किट का। कितने एंगल पे जा रहा है हमें नहीं पता, क्योंकि हो सकता है π/2 हो सकता है π/2 से कम हो। तो हमने कितना मान लिया, हमने मान लिया कि वो एंगल कितने पे जा रहा है, वो जा रहा है हमारा फाई एंगल पे। उस फाई की वैल्यू निकाल लेंगे जो भी होगा। तो कुल मिला के फिलहाल हमने ये देख लिया कि जो सीरीज LCR सर्किट है उसमें EMF और करंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है, फाई एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है, फाई एंगल। ठीक है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे दो केस होंगे। क्या केस होंगे, एक तो कंडीशन होगी कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ज़्यादा होगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर से, और एक होगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वो ज़्यादा होगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर से। आप चाहे ये केस लें चाहे ये केस लें, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। हम कौन सा केस लेकर चल रहे हैं, हम लेकर चल रहे हैं ये वाला, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या है, ज़्यादा है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर से। तो वोल्टेज अक्रॉस अगर इंडक्टर ज़्यादा होगा तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर से, तो ये जो इन दोनों का रिजल्ट मिलने वाला भाई, ये तो पूरा का पूरा क्या हुआ, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये हुई वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अब क्या होगा, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड है। तो दोनों का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वो दोनों का डिफरेंस होगा। तो हमने मान लिया कि इन दोनों का डिफरेंस है ये यहाँ तक, और ये कितनी वैल्यू, ये हमारी VL माइनस VC, VL माइनस VC। अगर आप ये सेकंड केस लोगे तो ये VL माइनस VC की जगह नीचे बनेगा क्या, VC माइनस VL, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा कितना, VL माइनस VC। अगर मैं यहाँ पर सिंपल एक फिगर कंप्लीट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा इसका फेजर डायग्राम। किसका फेजर डायग्राम, LCR सर्किट का फेजर डायग्राम। तो ध्यान रखेंगे ये हमारा क्या है, ये है आपका फेजर डायग्राम फॉर LCR सर्किट। क्लियर। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बाय पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, आपने पढ़ा था क्लास 11th में, दो लॉ पढ़े हैं आपने, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में ये बोलता है कि अगर हमारे कोई भी दो वेक्टर्स किसी दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी दो साइड्स को, पैरेललोग्राम की, तो उनसे सटा हुआ जो आपका डायगोनल जाएगा वो उनके रिजल्ट को शो करेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे दो साइड्स कौन कौन सी हो गई, एक तो हो गया VR, कहाँ है ये जा रहा, कौन है VR, और एक दूसरी साइड कौन होगी, ये VL माइनस VC, कौन है VL माइनस VC। तो इन दोनों का जो डायगोनल होगा यानी कि कौन, E0, ये क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। कुल मिला के VR और VL माइनस VC, इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो कौन होगा, E होगा, यानी कि वो EMF जो LCR सर्किट के अक्रॉस आप नेट रिजल्टेंट के रूप में बचने वाला है। ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इसमें एक ट्राइंगल देखना चाहूँ, और देखो यहाँ पे क्या, ये पॉइंट अगर मैं ले लूँ सपोज O पॉइंट, ये पॉइंट अगर मैं ले लूँ सपोज P पॉइंट, और ये पॉइंट मैं ले लूँ सपोज Q पॉइंट, तो एक ट्राइंगल आपको यहाँ पे दिख चुका होगा, OPQ दिख रहा है ना। कैसे है, कुछ इस तरह से है ना, क्या, OPQ। कितना एंगल है ये एंगल है ये वाला, कितना, फाई। ये एंगल हमारा π/2। ठीक है। ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू हमारी है VR। ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू इसके बराबर यानी कि VL माइनस
VC, और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू हमारी E0 के बराबर, E0 क्या है, E कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह से होगा। और अगर इस ट्राइंगल के अंदर मैं क्या लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो क्या हो जाएगी, तो हमारा हो जाएगा OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। ये तो होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है भाई, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। OP की वैल्यू कितनी है हमारे पास, E0, तो ये हो गया हमारे पास E0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ देख के बताओगे PQ कितना है, PQ हमारे पास VL माइनस VC, तो ये हो गया हमारा VL माइनस VC का होल स्क्वायर। OQ कितना है हमारे पास, VR, तो ये हुआ हमारे पास VR का होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अगर बात करें VL, VC और VR, इन तीनों की वैल्यू हमारे पास पहले ही आ रही है, ये रही VR की वैल्यू, ये रही VL की वैल्यू, ये रही VC की वैल्यू। तो क्या करा, बाय इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, बाय इक्वेशन 2, 3, 4, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा E0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू VL की वैल्यू कितनी है हमारे पास, I0 XL, तो ये हुआ हमारा I0 XL, और VC की वैल्यू कितनी है, I0 XC, तो ये हुआ हमारा I0 XC का होल स्क्वायर प्लस VR कितना है हमारे पास, I0 R, तो ये हो गया I0 R का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे होगा, देखो ये हो जाएगा हमारा E0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से I0 बाहर ले लें तो बन जाएगा I0 का स्क्वायर, बाहर आ गया, ठीक है ना। अंदर क्या बचता है, अंदर बचता है XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और यहाँ से भी I0 स्क्वायर बाहर ले लिया जाए तो अंदर क्या बचता है, अंदर बचता है R स्क्वायर। क्लियर है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, I0 स्क्वायर बाहर ले लें, इन दोनों में से अंदर बचता है क्या, अंदर बचता है एक तो R स्क्वायर और एक बचता है हमारा XL माइनस XC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू E0 स्क्वायर। बस सिंपल इन दोनों में से I0 बाहर तो लिया और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से I0 निकालना चाहूँ तो I0 कितना होगा, I0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू E0 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और मुझे यहाँ से अगर करंट निकालना तो करंट कितना होगा, करंट हो जाएगा यहाँ से I0 इक्वल्स टू, दोनों तरफ का अंडर रूट ले लेंगे तो I0 इक्वल्स टू E0 अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब जरा एक बात बताओ, EMF के नीचे जो कुछ आता है वो क्या होता है, रेसिस्टेंस, क्योंकि हमने पढ़ रखा है ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, तो V के नीचे जो कुछ वो सब रेसिस्टेंस, तो इसके नीचे जो कुछ आ रहा है ये सब क्या होगा, एक रेसिस्टेंस होगा। तो मैं इसको एक नया नाम दे रहा हूँ, पुट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC के होल स्क्वायर को एक नया नाम दिया, दैट इज Z। क्या दिया, एक Z, और ये Z क्या है, इस Z को हम बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं हम इसको, इम्पीडेंस। तो ये क्या है आपका इम्पीडेंस। क्या होता है इम्पीडेंस, अभी बताया जाएगा आपको, बेफिक्र रहो, ठीक है। तो ये Z हुआ, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, तो हमारी इक्वेशन बन गई I0 इज इक्वल्स टू E0 अपॉन Z, ठीक है ना। दिस इज द करंट passing through the LCR circuit. This is the current passing through the LCR circuit where Z क्या है यहाँ पर, Z है हमारा इम्पिडेंस, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू होती है इसकी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है बताएंगे भी आपको, बेफिक्र रहो, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा क्या, करंट पासिंग थ्रू द LCR सर्किट। अगर यहाँ पे हम देखना जाए फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस का मतलब कि EMF और करंट के बीच में कितना फेज, कितने एंगल का डिफरेंस है। तो जरा देख पा रहे हो फेजर डायग्राम में, करंट कहाँ जा रहा है, करंट जा रहा है ऐसे, और EMF कहाँ है, EMF जा रहा है ऐसे, यही तो है। तो क्या होगा, तो हमें पता है कि कितना फेज का डिफरेंस आ रहा है, फाई का, तो इस फाई की वैल्यू निकाल लें। तो अगर हमें यहाँ पे फेज डिफरेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। अगर हमें फेज डिफरेंस देखना हो तो फेज डिफरेंस कितना है, अभी देखा हमने फेज डिफरेंस कितना है, यहाँ पे फाई है ना, तो इस फाई की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, फेज डिफरेंस। तो क्या होगा देखते हैं जरा ध्यान से, हमारा निकालना है फेज डिफरेंस। देखो कैसे निकालेंगे फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस निकालने के लिए हमें फाई चाहिए, तो हम फाई को निकालने के लिए हम क्या निकाल लेंगे, tan फाई निकाल लेंगे।
ठीक है, क्योंकि फाई अगर स्मॉल होता है तो हम हमेशा फाई को tan फाई को फाई लिख सकते हैं, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है ये। तो tan फाई, tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जरा बताओगे परपेंडिकुलर कौन है, PQ, परपेंडिकुलर हुआ हमारा PQ, और बेस कौन है, बेस है हमारा OQ। भाई चाहे इसको देख लो चाहे इसको देख लो, दोनों बातें एक ही है, तो कितना हो गया OQ। जरा बताओगे PQ की वैल्यू कितनी है, PQ की वैल्यू है VL माइनस VC, कितना है VL माइनस VC, और OQ की वैल्यू कितनी है VR, कितनी है VR, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम फाई निकालना चाहें तो फाई कितना हो गया, tan इनवर्स VL माइनस VC अपॉन VR। दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन EMF एंड करंट। ये तो वोल्टेज के रेस्पेक्ट में आ रहा है। अगर रेसिस्टेंस के रेस्पेक्ट में करना चाहें देखो तो क्या करेंगे, तो हम लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स VL की वैल्यू कितनी आई थी, अभी आपने देखा VL की वैल्यू आई थी हमारे पास I नॉट इंटू XL, और VC की वैल्यू कितनी थी I नॉट इंटू XC, और VR की वैल्यू कितनी थी I नॉट इंटू R। क्लियर, ऊपर से I नॉट कॉमन ले लें तो नीचे का I नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। ये होगा हमारा फेज डिफरेंस इन टर्म ऑफ रेसिस्टेंस। तो ये हो जाएगा हमारा फेज डिफरेंस। ये कंडीशन किसके लिए अप्लाई होगी, ये कंडीशन उसके लिए अप्लाई होगी जिसके लिए हमने ये फेजर डायग्राम बनाया हुआ है। ये फेजर डायग्राम किस कंडीशन के लिए है, ये फेजर डायग्राम है जब VL की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी किससे, VC से। तो जब ये वाली कंडीशन होगी तो फेज डिफरेंस इतने होने वाले हैं। क्लियर है। और अगर कंडीशन दूसरी लग जाए, कौन सी, VC बड़ा हो जाए VL से, तो क्या होगा, तो कोई चेंज नहीं होगा, बस चेंज इतना होगा जहां पे XL माइनस XC है वहां पे XC माइनस XL हो जाएगा, जहां पे VL माइनस VC है वहां पे VC माइनस VR हो जाएगा। क्योंकि जो ग्राफ होगा वो इस बार तो ऊपर बना है, इस बार वो ग्राफ कहां होगा, नीचे बनेगा। तो हमारा जो ये VL माइनस VC आ रहा था उसकी जगह क्या आएगा, VC माइनस VL आएगा। फर्क कुछ नहीं होगा, रिजल्ट दोनों का सेम ही रहने वाला। बस फर्क कितना होगा, इसमें तो वोल्टेज फाई एंगल आ गया, उसमें वोल्टेज फाई एंगल पीछे हो जाएगी, बस और कुछ नहीं होगा। तो ये हमारा था कंप्लीट LCR सर्किट के बारे में। अब अगर हम इसके स्पेशल केसेस देख लें तो वो क्या होंगे, आइए देखते हैं। स्पेशल केस में क्या करना है, स्पेशल केस में मैंने अभी आपको बताता, हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं, क्या, या तो VL ज़्यादा हो या VC ज़्यादा हो। अगर VL ज़्यादा हो तो क्या होगा, आइए देखते हैं। When VL greater than VC, VL greater than VC का मतलब है XL greater than XC। क्यों, क्योंकि भाई देखो VL अगर बड़ा है किससे, VC से, तो VL को लिख सकते हैं I नॉट XL greater than I नॉट XC। तो I नॉट से I नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हम ये भी तो कह सकते हैं XL greater than XC। तो वही हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया कि VL greater than VC और XL greater than XC। तो इस केस में जो फेज डिफरेंस होगा वो होगा हमारा tan फाई इक्वल्स टू XL माइनस XC अपॉन R, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं tan फाई इक्वल्स टू VL माइनस VC अपॉन VR। क्लियर है, ठीक है ना। तो कुल मिला के यहाँ से हमारा फाई कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा यहाँ से फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। ठीक है ना। ऐसे यहाँ से फाई भी हम निकाल सकते हैं, कितना होगा, फाई हो जाएगा यहाँ से हमारा tan इनवर्स VL माइनस VC अपॉन VR। क्लियर है यहाँ तक। तो ये होंगे हमारे फेज डिफरेंस, क्या होंगे, ये हमारे फेज डिफरेंस किसके लिए, जब हमारा VL ज़्यादा होगा किससे, VC से। ठीक है ना। तो इस केस में क्या होने वाला है, देखो अब जरा मेरे ध्यान समझना। आपने प्रीवियस वीडियोस में जब हमने इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे आपने एक बात पढ़ी थी कि जब इंडक्टर लगा होता है तो करंट क्या होता है, π/2 एंगल पीछे हो जाता है, ये तो होता है। और जब कैपेसिटर लगा होता है तो π/2 एंगल आगे हो जाता है, कौन, करंट। अगर इंडक्टर करंट को पीछे कर रहा है और कैपेसिटर करंट को आगे कर रहा है, ध्यान समझना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है अगर ढंग में समझोगे। कैपेसिटर क्या कर रहा है, करंट को आगे कर रहा है, और इंडक्टर क्या कर रहा है, करंट को पीछे कर रहा है। अगर एक बात बताओ मुझे, ये तो करंट को आगे करता है, ये करंट को पीछे। अगर XL यानी कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ज़्यादा है किससे, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, यानी कि XL बड़ा है XC से। अगर L बड़ा है C से तो जरा बताओगे मुझे, पीछे करने वाला ज़्यादा हो गया और आगे करने वाला कम हो गया।
होगा नहीं होगा, यानी कि पीछे करने वाला तो ज़्यादा है और आगे करने वाला कम, तो उस कंडीशन में रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट पीछे तो मिलेगा भाई, पीछे करने वाला ज़्यादा है आगे करने वाला कम, तो करंट क्या होगा, फाइनली पीछे ही रह जाएगा। कितने एंगल से होगा, π/2 से तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ एंगल से पीछे जरूर रह जाएगा, वो कितना होगा, फाई होगा। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, इन दिस केस द EMF इज अहेड। भाई करंट क्या है, पीछे है, तो इसका मतलब क्या है, EMF आगे है। भाई करंट क्या है, पीछे रह गया ना, तो करंट EMF क्या हो गया, आगे रहेगा। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, इन दिस केस द EMF इज अहेड ऑफ करंट। करंट से EMF क्या होगा, आगे रहेगा, या करंट जो है EMF से पीछे रहेगा, एक ही बात है। कितने एंगल से, बाय द फेज फाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा यहाँ पे EMF कितना है, EMF अगर हमारा है E0 sin ओमेगा t, तो करंट की इक्वेशन क्या होगी, करंट होगा I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t माइनस फाई, क्योंकि करंट क्या होने वाला है, EMF से फाई एंगल पीछे रहने वाला। तो ये होगा हमारा इस केस का करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशनशिप। किस केस की बात हो रही है ये, जब VL ग्रेटर होगा किससे, VC से। और ये कंडीशन तो हमारी कौन सी होती है, जिसमें करंट पीछे रहता है, वो होता है हमारा इंडक्टिव सर्किट। तो क्या हो जाएगा, देन द सीरीज LCR सर्किट इज सेड टू बी इंडक्टिव। तो जो सर्किट आपका LCR सर्किट वो क्या कहलाएगा, इंडक्टिव सर्किट कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे दूसरा केस कौन सा है, VC ग्रेटर देन VL। अगर इस बार VC बड़ा हो जाए, VL छोटा हो जाए, यानी कि XC बड़ा हो गया, XL छोटा होगा, तो क्या होगा, तो यही फॉर्मूला बस चेंज हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे तो XL बड़ा था तो XL माइनस XC किया, यहाँ पे XC बड़ा है तो क्या करना पड़ेगा, XC माइनस XL करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या, tan phi इज इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ पे था XL माइनस XC अपॉन R, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा XC माइनस XL अपॉन R। ठीक है, जस्ट अपोजिट, जो बड़ा उसमें से माइनस कर दिया। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्या, tan phi इक्वल्स टू VC माइनस VL अपॉन VR। यहां से अगर हम फाई निकालना है तो फाई कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा यहां से tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R। और यहां पे फाई कितना हो जाएगा, यहां पे फाई हो जाएगा हमारा tan इनवर्स VC माइनस VL अपॉन VR। इन दोनों फॉर्मूलों का मतलब एक ही है, लेकिन बस फर्क कितना है, ये हमारा रेसिस्टेंस के रेस्पेक्ट में है और ये हमारा वोल्टेज के रेस्पेक्ट में। तो इसमें क्या होगा, अब देखो कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा है, यानी करंट आगे करने वाला बंदा ज़्यादा है, पीछे करने वाला कम, तो रिजल्ट कहाँ मिलेगा, करंट आगे रहेगा, यानी करंट आगे रहेगा, या ये कह दो कि वोल्टेज पीछे रहेगा। तो क्या होगा, इन दिस केस द करंट इज अहेड, यानी कि इस बार करंट क्या रहेगा, अहेड, यानी कि आगे रहेगा ऑफ EMF बाय फेज। कितने फेज से, 5 फेज से। तो वो कितना हो जाएगा, तो अगर हमारे पास इसमें EMF कितना हो, E0 sin ओमेगा t, तो करंट कहाँ होगा, करंट उससे आगे, और कितने एंगल आगे, 5 एंगल, तो ये हो जाएगा I0 sin ओमेगा t प्लस 5। तो ये होगा हमारा कब, ये होगा जब हमारा VC ग्रेटर देन होगा VL से। क्लियर है। और ये कब होता है, करंट कब आगे जाता है, जब कैपेसिटिव सर्किट हो। तो इस केस में क्या होगा, देन द सीरीज LCR सर्किट इज सेड टू बी कैपेसिटिव। तो ये जो सर्किट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, कैपेसिटिव सर्किट कहलाएगा। थर्ड केस क्या होगा, अब ना VL ज्यादा है ना VC ज्यादा, दोनों इक्वल हैं, तो उस केस में क्या होगा, VL इक्वल्स टू VC या फिर XL इक्वल्स टू XC। तो जरा अब बताओगे tan phi कितना होगा, तो यहाँ पे tan phi हो जाएगा इस बार tan phi इक्वल्स टू 0 अपॉन R, क्योंकि VL माइनस VC या XL माइनस XC दोनों बराबर हैं, तो वो 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारा फाई कितना निकल के आने वाला है, 0 आएगा ना। तो यहाँ पे इस बार कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, इन दिस केस द करंट एंड EMF विल बी इन सेम फेज, यानी कि दोनों का फेज क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। क्या मतलब, अगर EMF की वैल्यू कितनी है, E0 sin ओमेगा t, तो करंट भी कितना होगा, I0 sin ओमेगा t। कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं होगा। और ये कब होगा, ये जब होगा जब XL किसके बराबर होगा, XC के बराबर होगा। तो ये कब होता है, जब दोनों की डायरेक्शन सेम होते हैं। ये जब होता है जब हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या लगाओ, रेसिस्टर लगाओ। तो इस केस में क्या होगा, देन द सीरीज LCR सर्किट इज सेड टू बी रेसिस्टिव। तो वो किसकी तरह काम करेगा, रेसिस्टिव की तरह काम करेगा। यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो मैं अभी आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, क्या कि जो यहाँ पे XL इक्वल्स टू XC है ना,
इस कंडीशन पे जो करंट होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। कैसे होगा पता चल जाएगा अभी आपको, ठीक है ना। कुल मिला के इस कंडीशन में फिलहाल आप इतना याद रखो कि ये जो कंडीशन है ना XL इक्वल्स टू XC, यही कंडीशन हमारी किसकी होती है, रेजोनेंस की होती है। किसकी होती है, रेजोनेंस कंडीशन। ये कंडीशन आपकी किसकी है, रेजोनेंस की। अब ये रेजोनेंस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर फर्क क्या होगा, वो सब कुछ हम अपने आने वाले सेशंस के अंदर कंप्लीट करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रख सकते हैं कि जो XL इक्वल्स टू XC क्या होती है, ये होती है हमारी रेजोनेंस कंडीशन। इस रेजोनेंस का मतलब क्या होता है बाद में डिस्कशन करेंगे। कुल मिला के फिलहाल शॉर्ट में अगर बात करें तो LCR सर्किट में 3 केस होंगे। जब VL ग्रेटर देन VC होगा तो हमारा करंट जो होगा फाई एंगल पीछे रह जाएगा। जब VC ग्रेटर देन VL होगा तो फाई एंगल आगे चला जाएगा, कौन, करंट। और जब दोनों बराबर होंगे तो करंट और EMF दोनों क्या चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, ठीक है ना। ये था हमारे इसके स्पेशल केस। अब अगर बात करें तो डेरिवेशन करते टाइम हमारे पास एक शब्द आया था जिसको हमने कहा था Z, और उस Z को कहा था कि ये Z क्या है, हमारा इम्पीडेंस है। क्या है आपका, इम्पीडेंस। अब ये इम्पीडेंस क्या होता है, आइए इसको देखते हैं क्या होता है। इसी के अंदर हमने भी एक टर्म पढ़ा था इम्पीडेंस। अब वो इम्पीडेंस क्या होता है, तो नेक्स्ट इसी के अंदर बनाएंगे इम्पीडेंस। क्या होता है, द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। क्या मतलब, अभी आपने देखा कि हमारे पास एक LCR सर्किट था जिसके अंदर क्या था, रेसिस्टर था, इंडक्टर था, कैपेसिटर था, और इन तीनों को आपने किस में लगाया हुआ था, एक अल्टरनेटिंग सोर्स से लगाया हुआ था। अब रेसिस्टर क्या करता है, रुकावट प्रोड्यूस करता है। इंडक्टर क्या करता है, रुकावट प्रोड्यूस करता है। कैपेसिटर क्या करता है, रुकावट प्रोड्यूस करता है। तो ये तीनों मिलके जो एक सर्किट बना रहे थे, कौन, LCR सर्किट, वो LCR सर्किट कितनी रुकावट देगा, उस रुकावट को हम बोलते हैं क्या, इम्पीडेंस। यानी कि इस पूरे LCR सर्किट की कितनी रुकावट होगी वो क्या होगा, इम्पीडेंस होगा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। है तो रुकावट ही ना ये, तो यूनिट भी क्या होगी, रेजिस्टेंस वाली, यानी कि ओम। इसका फॉर्मूला क्या होगा, अभी आया था डेरिवेशन करते समय, फॉर्मूला होगा इसका Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इम्पीडेंस। अगर आपको याद हो तो XL का एक फॉर्मूला आया था पीछे, वो आया था हमारा ओमेगा L। आप जाकर हमारी वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको XL और XC दोनों की वैल्यू बता रखी है। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमें पता है एज वी नो, हमें ये पता है, क्या पता है कि XL जो होता है वो ओमेगा L के बराबर होता है, और जो XC होता है वो हमारा 1 ओमेगा C के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL कितना है हमारे पास, XL है हमारे पास ओमेगा L, और XC कितना है हमारे पास 1 ओमेगा C का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी हमारा किसका होगा, इम्पीडेंस का होगा। दोनों का मतलब सेम है, बस X और XL की वैल्यू पुट की हुई है। ये फॉर्मूला कब होगा, ये फॉर्मूला जब होगा जब VL ग्रेटर होगा किससे, VC से। लेकिन मैंने आपको भी बताया कि हमारे पास दूसरी कंडीशन भी होती है, जब VC ग्रेटर होगा VL से, तो उस केस में क्या होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे हमने XL माइनस XC किया, वहाँ पे XC माइनस XL करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से। दूसरा केस कौन सा है, तो फर्स्ट केस हो गया, इसको फर्स्ट केस से आप याद रख सकते हो। दूसरा केस कौन सा होगा, दूसरा होगा जब हमारा VC ग्रेटर होगा किससे, VL से। तो इस कंडीशन में Z का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा हमारा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, इस बार तो किया था XL माइनस XC, इस बार कर देंगे XC माइनस XL। क्यों, देखो अब इससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। अगर मैं XL माइनस XC करता हूँ तो भी वही आंसर आएगा, और XC माइनस XL करता हूँ तो भी वही आंसर आएगा। बस फर्क इतना होगा, वो माइनस में आएगा प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा वो प्लस में आएगा। चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, बाहर तो स्क्वायर है ना, कर तो फिर भी प्लस ही देंगे उसको। तो इसलिए कोई फर्क नहीं है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, कोई चेंज नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था दोनों कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है, बस फर्क इतना होगा, एक में EMF आगे चला जाएगा और एक में EMF पीछे रह जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला तो यहाँ भी इन दोनों का यही अप्लाई होगा। क्या, एज वी नो, क्या पता है आपको, XC होता है 1 ओमेगा C और XL होता है हमारा ओमेगा L। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Z इक्वल्स टू हो जाएगा आपका अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC, यानी कि 1 ओमेगा C माइनस ओमेगा L का होल स्क्वायर। तो ये होगा हमारा रेसिस्टेंस। किस केस के लिए, ये होगा हमारा उस केस के लिए जिसमें हमारा VC क्या होगा,
ग्रेटर होगा VL से। दोनों फॉर्मूले सेम है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, आप दोनों में से कोई सा भी याद कर सकता है, कोई सा भी अप्लाई करें फॉर्म न्यूमेरिकल में, चाहे ये अप्लाई कर दो चाहे ये अप्लाई कर दो, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा बिल्कुल कंप्लीट डिटेल डिस्कशन किसके बारे में, LCR सर्किट के बारे में। इस टॉपिक का एक इंपॉर्टेंट पार्ट और आता है, दैट इज रेजोनेटिंग कंडीशन ऑफ LCR सर्किट, जो हमारी आगे फर्दर सेशंस में कंप्लीट होने जाएगा, ठीक है ना। तो आप उसमें आज जाकर देख सकते हैं। जो इससे नेक्स्ट वीडियो वो रेजोनेंस ऑफ LCR सर्किट के ऊपर ही बेस्ड है, वो टॉपिक भी इसी का पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा कंप्लीट डिस्कशन था LCR सर्किट के बारे में। इस वीडियो को करने के बाद आपको LCR में कुछ भी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया भी होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हुई है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। थैंक यू, जय हिंद।